मोबाइल फ़ोन और ख़ासकर स्मार्टफ़ोन हमारी ज़िंदगी के ना जुदा होने वाले साथी बन चुके हैं। अगरचे मोबाइल फ़ोन की तारीख़ और इब्तिदा सन 1983 से शुरू होती है, इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में हम आपको मोबाइल फ़ोन की मुकम्मल तारीख़ और इर्तिका के हवाले से आगाह करेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस स्मार्टफ़ोन की ताकत क्या है और इसके क्या फ़वाइद इंसान ने उठाए हैं। मोबाइल फ़ोन की इब्तिदा उस वक्त हुई जब 1973 में मोटोरोला कंपनी ने डायनाटेक 8000X दुनिया में मुतारिफ कराया। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन था जिसे मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। दुनिया के इस पहले मोबाइल फ़ोन के मौजद मार्टिन कूपर थे। उस वक्त इस फ़ोन की कीमत $4000 यानी 2021 के हिसाब से 6,97,000 पाकिस्तानी रुपए थी। 1973 में ये एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल समझा जाता था। उन्नीस में बरतानिया में वोडाफोन कंपनी ने मोबाइल फ़ोन मुतारिफ कराया। सर अर्नेस्ट हैरिसन, जो उस वक्त वोडाफोन कंपनी के चेयरमैन थे, बरतानिया के वो पहले खुशनसीब शख्स थे जिन्हें पहला मोबाइल फ़ोन दिया गया। 7 साल बाद फिनलैंड की एक कंपनी नोकिया ने 1992 में नोकिया 1011 मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। नोकिया 1011 दुनिया का पहला GSM फ़ोन था जो सबसे पहले यूरोप में मुतारिफ कराया गया। इससे पहले नोकिया ने 1991 में TPU 900 लॉन्च किया था। 1992 से पहले मोबाइल फ़ोन बिजनेस इस्तेमाल के लिए नहीं थे, लेकिन उस साल जब ये पाबंदी ख़त्म की गई तो नोकिया उन कंपनीज में सबसे पहले था जिसने इस ट्रांजिशन का फ़ायदा उठाया और 1992 में नोकिया 1011 लॉन्च किया। इसके बाद 1997 में जर्मनी की कंपनी सीमेंस ने S10 मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। S10 वो पहला फ़ोन था जिसने डिस्प्ले स्क्रीन में 4 कलर्स को मुतारिफ किया था। उसी साल 1997 में हैगनॉक कंपनी ने ग्लोबल हैंडी डिवाइस लॉन्च की। ये दुनिया का पहला फ़ोन था जिसमें बैरूनी एंटीना नहीं था। उन्नीस में नोकिया ने 7110 मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। ये वो पहला फ़ोन था जिसमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी वेब को इंट्रोड्यूस किया गया था। GSM टेक्नोलॉजी की बदौलत अब मोबाइल फ़ोन इस काबिल थे कि उन्हें इंटरनेट से जोड़ा जा सकता था। इंटरनेट पर टेक्स्ट की सूरत में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती थी। नोकिया 7110 ने लोगों को इनेबल किया कि वो मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट के ज़रिए टिकट्स बुक कर सकते थे, फ़्लाइट इंक्वायरी चेक कर सकते थे, बैंकिंग कर सकते थे, स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट न्यूज़ भी हासिल कर सकते थे। सबसे बढ़कर ये कि इस फ़ोन में ईमेल बॉक्स की फैसिलिटी थी जिससे आप ऑन द गो अपनी ईमेल पढ़ सकते और सेंड कर सकते थे। इन तमाम सहूलियात के लिए नोकिया 7110 में लार्ज स्क्रीन रखी गई थी। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट और डिक्शनरी के ज़रिए टेक्स्ट कंपोज करना आसान बनाया गया था, यानी नोकिया 7110 मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का आगाज़ हो चुका था। सदी गुजरी और साल आया सन 2000 जब जापान की शार्प कॉरपोरेशन ने दुनिया का सबसे पहला कैमरा फ़ोन JSH-04 दुनिया के सामने पेश किया। 2 साल बाद
2002 में सोनी एरिक्सन ने T68i कैमरा फोन लॉन्च किया। – 2006 में कैनेडियन फोन मेकर कंपनी रिसर्च इन मोशन यानी रिम ने अपना फ्लैगशिप फोन ब्लैकबेरी पर्ल 8010 इंट्रोड्यूस किया। इस फोन में सबसे पहले 3G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। यह फोन 3G टेक्नोलॉजी का हामिल सबसे पहला फोन था। 3G दरअसल GSM टेक्नोलॉजी का सक्सेसर है। 3G टेक्नोलॉजी की बदौलत मोबाइल फोन में इंटरनेट की स्पीड में इजाफा मुमकिन हुआ। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत डेटा को मोबाइल में 2 MB की स्पीड तक डाउनलोड किया जा सकता था। आगे चलकर रिम कंपनी के ब्लैकबेरी पॉपुलर मोबाइल डिवाइस जैसे 8100 पर्ल में ईमेल एक्सेस को मुतारिफ कराया गया। An iPod, a phone. साल 2007 मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में एक इनकलाबी साल साबित हुआ। An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. इस साल एप्पल कंपनी, जो इससे पहले पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में अपना मकाम रखती थी, iPhone 1 दुनिया के सामने पेश किया। ये दुनिया का पहला फोन था जिसमें नेविगेशन और टाइपिंग के लिए फिजिकल कीपैड नहीं था। ये एक मुकम्मल डिस्प्ले फोन था जो फिंगर टच से ऑपरेट किया जा सकता था। काबिल जिक्र बात यह है कि एप्पल कंपनी के iPhone 1 की लॉन्च से पहले LG प्राडा के नाम से दुनिया का पहला टच स्क्रीन मोबाइल फोन मुतारिफ कर चुका था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आईफोन फिर भी दुनिया का पहला स्मार्टफोन नहीं था तो क्या आप मानेंगे? 1992 में IBM कंपनी ने दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जो 1994 में कमर्शियल परचेज के लिए रखा गया। इस फोन को साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर यानी SPC कहा जाता था। देखने में ये कोई कॉम्पैक्ट स्लिक फोन नहीं था, अलबत्ता ये डिवाइस बाद में आने वाले स्मार्टफोन्स के लिए बुनियाद बना, क्योंकि बाद में आने वाले स्मार्टफोन्स ने इसी फोन की टेक्नोलॉजी को बेस बना के इस्तेमाल किया। iPhone 1 में मल्टी टच टेक्नोलॉजी की बदौलत GPS मैप्स, पिक्चर्स और वेबसाइट को जूम इन और जूम आउट किया जा सकता था। इसी के साथ ही एप्पल कंपनी ने ऐप स्टोर के नाम से एप्स मार्केटप्लेस इंट्रोड्यूस की। ऐप स्टोर के तहत सार्फिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाईफाई और वायरलेस के जरिए डाउनलोड कर सकते थे। आईफोन 2007 में मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में एक हकीकी इनकलाब था। iOS और आईफोन इंट्रोडक्शन के बाद एक और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड लॉन्च किया गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल लिनक्स कर्नल और दूसरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मॉडिफाइड शक्ल थी जिसे स्मार्टफोन के लिए बनाया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को नवंबर 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया और HTC ड्रीम वो पहला फ़ोन था जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयड किया गया था। HTC ड्रीम को सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया। 2010 में गूगल ने नेक्सस सीरीज लॉन्च की जिसमें गूगल ने मुख्तलिफ डिवाइस मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप की और साथ ही नए एंड्रॉयड वर्जन्स इंट्रोड्यूस कराए। दूसरी जानिब आईफोन ने हर साल आईफोन के अपग्रेडेड वर्जन्स को लॉन्च किया जिसमें बिलतरतीब आईफोन 3G 2008, आईफोन 3GS 2009, आईफोन 4 2010, आईफोन 4S 2011, आईफोन 5 2012, आईफोन 5S और आईफोन 5C 2013 शामिल हैं।
हर नए आईफोन में अपग्रेडेड हार्डवेयर, कैमरा और नए फीचर्स शामिल होते। आईफोन 5S वो पहला स्मार्टफोन था जिसमें फ़ोन अनलॉकिंग के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। दो 2014 में सैमसंग ने गैलेक्सी S5 लॉन्च किया। 2014 तक स्मार्टफोन के जरिए सोशलाइजिंग में इजाफा देखा गया। कन्वेंशनल कम्युनिकेशन यानी कॉलिंग से ज़्यादा अब स्मार्टफोन्स पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट यूज़ होने लगे। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बदौलत सेल्फी ट्रेंड चल पड़ा और तस्वीरें सोशल नेटवर्क्स पर शेयर की जाने लगी। सैमसंग गैलेक्सी S5 के UK वेरिएंट में पहला 4G फ़ोन लॉन्च किया गया, जिसने डेटा स्पीड को 12 Mbps यानी 12 मेगाबाइट पर सेकंड तक पहुंचा दिया था। अब मोबाइल फ़ोन में स्मूथ वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग मुमकिन थी। गूगल वॉइस ऐप की बदौलत लोगों ने वॉइस के ज़रिए स्मार्टफोन को कंट्रोल करना शुरू किया। इसी फ़ोन में सैमसंग ने हार्ट रेट मॉनिटर कैपेबल हार्डवेयर इंस्टॉल किया ताकि मोबाइल हेल्थ और फिटनेस मार्केट को कैपिटलाइज किया जा सके। स्मार्टफोन कंपटीशन में एप्पल और सैमसंग दो बड़े कॉम्पिटिटर्स साबित हो रहे थे। दोनों अपने स्मार्टफोन्स में जिद्दत ला रहे थे। 2016 में एप्पल ने आईफोन 7 प्लस लॉन्च किया। इस नए फ़ोन मॉडल में स्क्रीन साइज को इंक्रीज किया गया। आईफोन 7 प्लस की डिस्प्ले स्क्रीन 2007 में लॉन्च किए गए पहले आईफोन से 57% ज़्यादा बड़ी थी। इसी फ़ोन में एप्पल ने एप्पल पे लॉन्च किया, जिससे सार्फिन को मोबाइल के ज़रिए पेमेंट करने की फैसिलिटी दी गई। दो 2017 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च के 10 साल मुकम्मल होने पर आईफोन X लॉन्च किया। आईफोन X पहला फुल व्यू डिस्प्ले स्मार्टफोन था। 2019 में इंग्लैंड में OnePlus 7 Pro लॉन्च किया गया। ये दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन था जो इंग्लैंड के 6 शहरों में लॉन्च किया गया, जहां 5G कवरेज मौजूद थी। 5G टेक्नोलॉजी की बदौलत मोबाइल गेमिंग और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियोस की स्ट्रीमिंग मुमकिन हुई। इसी साल एप्पल ने आईफोन 11 सीरीज लॉन्च की। अपग्रेडेड प्रोसेसर चिप, मेमोरी और कैमरा ने स्मार्टफोन पहले से ज़्यादा पावरफुल बना दिए। जदीद कैमरे ने ट्रेडिशनल DSLR कैमरा को रिप्लेस कर दिया। अब स्मार्टफोन में 4K वीडियो बनाना मुमकिन था। इसके अलावा स्पेशल मोमेंट्स को स्लो मोशन में कैप्चर करने की काबिलियत पहले से बेहतर की गई। ये डॉक्यूमेंट्री 2021 के अवाखिर में बनाई जा रही है। आईफोन 13, गूगल पिक्सल 6, सैमसंग गैलेक्सी S21 लॉन्च हो चुके हैं। आज दुनिया भर में लोग स्मार्टफोन की सूरत में अपने साथ एक सुपर कंप्यूटर लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने लामतनाही इम्कानात की राह हमवार कर दी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नत नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन से स्मार्टफोन भी अपग्रेड होते जा रहे हैं। आपके हाथों में स्मार्टफोन कम्युनिकेशन का एक बुनियादी जरिया तो है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये बैक वक्त आपका स्कूल, ऑफिस, बिजनेस, दुकान, बैंक, टेलीविज़न, सिनेमा, वॉच, रेडियो, न्यूज़पेपर, फिटनेस डिवाइस और ना जाने क्या क्या है। इस डिवाइस ने अब ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि चाहे आप सफ़र कर रहे हों या घर में अपने सोफे पर बैठे हों, अपनी फिंगर टिप्स पर आप रोज़मर्रा के मामलात सरअंजाम दे सकते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी का वो शाहकार है जिसे लोग साइंस फिक्शन में देखकर ख्वाहिश किया करते थे, और अब यह ख्वाहिश एक हकीकत का रूप लेकर हम सब की ज़िंदगियों में मौजूद है। ये डिवाइस अब हर शख्स की ज़रूरत है।
मोबाइल फ़ोन की बेपनाह अहमियत और इफ़ादत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी के मामलात अब मोबाइल फ़ोन से ही जुड़ गए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी से निकालने का तसव्वुर एक लम्हे को किया जाए तो लगेगा कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मोबाइल उनकी ज़िंदगी को रन कर रहा है। Where would you be without it? Without it, Yeah, if you had my life will definitely come to a stop. Why? Because, okay, I do a lot of stuff with my phone. Like, it runs my life. Yeah. I meet my clients, I call them, I text them. So it's important to you. It's very important to me. ये एक मुज़हक़ाख़ेज़ बात लेकिन हकीकत भी है कि आज दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स की तादाद इंसानों से ज़्यादा है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की बदौलत अब दुनिया फ्लैट हो गई है। अपॉर्चुनिटीज़ अब सबके लिए यकसां हैं। दुनिया भर का इल्म और हुनर टेक्स्ट, पिक्चर्स और वीडियोस की फॉर्म में इंटरनेट पर मौजूद है। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप अलादीन के इस चराग से कैसे फ़ायदा हासिल करते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा फीचर और इसकी क्वालिटी में बतदरीज बेहतरी हो रही थी। 2000 की दिहाई के वक्त में पहली बार तो नहीं, अलबत्ता सेल्फी वर्ड की गूंज इंटरनेट पर सुनाई देने लगी। उस ज़माने में myspace.com वेबसाइट पर लोगों ने मोबाइल कैमरा और दीगर कैमरा से सेल्फी लेकर myspace.com पर शेयर करना शुरू की। 2008 तक facebook.com पर सेलिब्रिटीज से लेकर आम शख्स तक सभी फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनाकर दूसरे ममालिक के लोगों से कनेक्ट हो रहे थे। आईफोन और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हामिल स्मार्टफोन्स में फ्रंट फेसिंग कैमरास और थर्ड पार्टी ऐप्स के फीचर्स ने सेल्फी बूम में नुमाया किरदार अदा किया। 2008 और 9 में सेल्फी उस वक्त एक नया लफ्ज़ तो था, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि फ्रंट फेसिंग कैमरा के ज़रिए या ख़ुद ही अपनी तस्वीर कैमरे की मदद से ली जाए। 1839 में रॉबर्ट कॉर्लिनियस, जो कि फ़ोटोग्राफी में माहिर माने जाते थे, उन्होंने डेगेवरटाइप तैयार की, जो किसी भी शख्स की खुद से ली गई पहली पिक्चर थी। सेल्फी के बुखार ने वर्ल्ड लीडर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन बुखार चढ़ने का वक्त शायद मुनासिब नहीं था। 10 दिसंबर 2013 जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में आजहानी नेल्सन मंडेला की याद में मेमोरियल सर्विस मुनक्किद की गई, जिसमें उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा समेत दुनिया भर के लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान डेनमार्क की उस वक्त की खातून प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्मार्टफोन से साथ बैठे बाराक ओबामा और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन के साथ सेल्फी ली। नेल्सन मंडेला की मेमोरियल सर्विस में मुस्कुराती सेल्फी यकीनन सही मौका नहीं था। अलबत्ता ये सेल्फी दुनिया भर के अखबारात और न्यूज़ का हिस्सा बनी और उन लोगों तक जो सेल्फी के कॉन्सेप्ट से नावाकिफ़ थे आगाही का जरिया बनी। विकिपीडिया के मुताबिक 2002 में सेल्फी लफ्ज़ का किसी भी मीडियम यानी प्रिंट, टीवी, रेडियो पर पहली बार बाकायदा जिक्र ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर में हुआ। 2013 तक सेल्फी एक कॉमन वर्ड बनकर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। 2013 ही में सेल्फी वर्ड को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के ऑनलाइन वर्जन में शामिल किया गया और उसी साल नवंबर में सेल्फी को वर्ड ऑफ द ईयर टाइटल का खिताब भी दिया गया। 2010 में आईफोन के लिए इंस्टाग्राम ऐप लॉन्च की गई। ये एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप थी जिसने रातों रात iOS यूज़र्स में मकबूलियत हासिल की। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि 2 माह की कलील मुद्दत में इंस्टाग्राम पर 10 लाख यूज़र्स रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। 2011 में फेसबुक मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद इस ट्रेंड में बेपनाह इजाफा देखने में आया। अब लोगों के लिए ये बहुत आसान था कि वो राह चलते, किसी रेस्टोरेंट में बैठे, किसी फंक्शन या स्पोर्ट्स इवेंट में मौजूद सोलो या ग्रुप सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐप पर अपलोड कर दिया करते। 2011 ही में स्नैपचैट
पिकैबो के नाम से iOS के लिए लॉन्च की गई। ये एक डिसअपीयरिंग फोटो शेयरिंग ऐप थी जिसने लोगों को सेल्फी के बुखार में मजीद मुब्तला किया। इस ऐप की खास बात ये थी कि आप जिस कॉन्टेक्ट से अपनी सेल्फी या फोटो, टेक्स्ट और वीडियो शेयर करते वो रेसिपिएंट के देखने के बाद गायब हो जाती। अपनी सेल्फी को ब्यूटीफाई करने के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दीगर ऐप्स ने मुख्तलिफ फिल्टर्स इंट्रोड्यूस किए। एप्पल और दीगर स्मार्टफोन मेकर्स जैसे जैसे अपने स्मार्टफोन डिवाइसेस में खासकर कैमरे में जिद्दत लाते जा रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दीगर पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स अपने फेस फिल्टर को उसी लिहाज से अपग्रेड करते जा रहे थे। ऑगमेंटेड रियलिटी और AR को पहली बार फेस फिल्टर्स के नाम से स्नैपचैट ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया। आज स्मार्टफोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा में नए नए फीचर्स शामिल हो गए हैं, जिससे सेल्फी फोटो में AR और सेल्फी वीडियो के बाद अब कोई तकरीब, कोई इवेंट इनके बगैर अधूरा है। दो 2014 के अवाइल में जिस मंजरनामे में कारोबार चला करते थे वो हमेशा के लिए उस वक्त बदला जब स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप से ज़्यादा हो गया। यानी स्मार्टफोन और उसमें मौजूद ऐप्स की बदौलत कारोबार चलाने के लिए, एजुकेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट तक रसाई के लिए लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर की शर्त ना रही। दुनिया में आए इस टेलीफोनी इनकलाब में भला पाकिस्तान कहाँ दूर रह सकता था। दरअसल पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जिसने इस नई टेक्नोलॉजी को खुशामदीद कहा। 1989 में हुकूमत वक्त ने दो कंपनीज पाककॉम लिमिटेड और पाकटेल लिमिटेड को 15 साल की मुद्दत पर लाइसेंस अवार्ड किया। इन दोनों टेलीकॉम कंपनीज में सर्विस शुरू करने की दौड़ लग गई और बिलाखिर पाककॉम वो पहली कंपनी ठहरी जिसने इंस्टाफोन के नाम से अपनी सर्विस का आगाज 16 अक्टूबर 1990 को 3 शहरों से किया। उसके कुछ ही हफ्तों बाद पाकटेल लिमिटेड ने पाकटेल के नाम से अपनी सर्विस का आगाज कर दिया। 5,000 रुपए के डिपॉजिट के साथ ही इंस्टाफोन का कनेक्शन हासिल किया जा सकता था। कॉल चार्जेस 4 रुपए फी मिनट के हिसाब से चार्ज किए जाते थे, लेकिन उस वक्त कॉलिंग और रिसीविंग दोनों पार्टीज पर ये चार्जेस लागू होते थे। 1994 में सैफ ग्रुप और मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड के बाहमी इश्तराक से पाकिस्तान की तीसरी मोबाइल कंपनी मोबिलिंग के नाम से वजूद में आई। बाद में मोबिलिंग पाकिस्तान की पहली मोबाइल कंपनी ठहरी जिसने अपने नेटवर्क को एम्प से GSM पर मुंतकिल किया। मोबिलिंग ने GSM नेटवर्क पर मुंतकिल होने के बाद कॉल रिसीविंग पार्टी टैरिफ चार्जिंग से मुस्तस्ना करार देकर गोया टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इस तब्दीली को इंस्टाफोन और पाकटेल ने भी अपनाया और लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन रखना कदरे आसान हो गया। 2001 में पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड ने यूफोन के नाम से अपनी सर्विस का आगाज़ किया। ये पाकिस्तान की चौथी मोबाइल कंपनी और दूसरी GSM टेक्नोलॉजी की हामिल कंपनी थी। हेलो सलमा, फैसल बोल रहा हूँ। सुनो, अब मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। यूफोन जो ले लिया है और भाई कमाल की सर्विस है। इनकी कॉल चार्जेस दूसरों से यूफोन ने कॉल चार्जेस तो ड्रॉप किए ही, लेकिन साथ ही लोगों को मोबाइल इंटरनेट की तरफ राग़िब करने के लिए MMS सर्विस भी शुरू की, मल्टीमीडिया सर्विस, जिसके तहत लोग अपनी पिक्चर यूफोन GSM के जरिए सपोर्टेड हैंडसेट्स को और यूफोन यूजर्स को भेज सकते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज हम WhatsApp के ज़रिए अपनी तस्वीर, वीडियोस और ऑडियो अपने दोस्तों को WhatsApp के ज़रिए भेजते हैं। इसी दौरान इंस्टाफोन ने SMS सर्विस शुरू की।
शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस की बदौलत यूजर्स सेम नेटवर्क पर 160 कैरेक्टर्स पर पैगाम भेज और वसूल कर सकते थे। मोबलिंक ने 2002 में अपने यूजर्स को एम्पावर किया कि वो SMS सेम नेटवर्क के अलावा इंस्टाफोन, पाकटेल और यूफोन को भी भेज सकते थे। इससे पहले सार्फिन सिर्फ सेम नेटवर्क पर ही SMS भेज सकते थे। 2004 में नॉर्वेजियन कंपनी टेलीनॉर और अबू धाबी ग्रुप को टेलीकॉम लाइसेंस दिए गए, जिसके तहत टेलीनॉर पाकिस्तान ने 15 मार्च 2005 को अपनी सर्विस का बाकायदा आगाज किया। उसके कुछ ही हफ्तों बाद यकम मई 2005 को अबू धाबी ग्रुप ने वारिड टेलीकॉम के नाम से पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का आगाज किया। ये दोनों टेलीकॉम कंपनीज भी GSM पावर थीं। टेलीनॉर पाकिस्तान ने अपने सार्फिन के लिए कॉल चार्जेस को तकरीबन 4 रुपये पर मिनट पर ऑफर किया। साथ ही सार्फिन को MMS और वेब सर्विसेज भी मुहैया की। तेजी से फलती फूलती टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपनी सर्विसेज मुहैया करने के लिए टेलीनॉर पाकिस्तान ने इजी लोड की टर्म इंट्रोड्यूस की। इजी लोड की बदौलत सार्फिन प्रीपेड कनेक्शन पर 10 रुपये से 1000 रुपये तक इजी लोड करके कॉलिंग, SMS, MMS और वेब सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते थे। इससे पहले प्रीपेड कनेक्शन पर रिचार्ज करने के लिए 100, 250, 500 और 1000 डिनोमिनेशन के कार्ड्स अवेलेबल थे। दूसरी जानिब वारिड टेलीकॉम ने लोगों को ऑफर की कि वो किसी भी डिनोमिनेशन के रिचार्ज कार्ड पर पूरा बैलेंस हासिल कर सकते थे। किसी भी डिनोमिनेशन कार्ड पर मुख्तलिफ टैक्सेस आयद होते हैं जो कार्ड रिचार्ज करते वक्त यूज़र के अकाउंट से मिन्हा कर लिए जाते थे। मिसाल के तौर पर 2004 में किसी भी मोबाइल कंपनी के 100 रुपये वाले कार्ड पर 9 रुपये मिन्हा कर लिए जाते और यूज़र के पास क्रेडिट में 91 रुपये रह जाते। वारिड टेलीकॉम ने लोगों को 100 रुपये के डिनोमिनेशन कार्ड पर 100 रुपये बैलेंस ऑफर की। इस यूनिक सेलिंग पॉइंट ने काम दिखाया और लोगों ने वारिड टेलीकॉम को वेलकम किया। 2004 में ही पाकटेल ने अपने सिस्टम को एम्प से GSM पर तब्दील किया और इसके साथ ही हुकूमत वक्त से अपने लाइसेंस में 15 साल की तजदीद कराई। 2006 तक मुल्क में 6 टेलीकॉम कंपनीज के तहत एक मजबूत और पायदार टेलीकॉम नेटवर्क मुल्क के तूरो अर्ज में फैल चुका था। इन टेलीकॉम कंपनीज के दरमियान चलता कंपटीशन सार्फिन के लिए अर्जा कीमत पर बेहतरीन टेलीकॉम सर्विसेज किसी नेमत से कम न था। अब चाहे कोई कारोबारी शख्सियत हो या किराना स्टोर का मालिक, स्टूडेंट हो या खातून खाना, शहर हो या गांव, हर शख्स के हाथों में मोबाइल फ़ोन था जिससे वो आसानी के साथ कॉल और SMS की सूरत में अपने अजीज़ों से राब्ते में था। वो खैर से पहुंच गए हैं। Telenor, the smart call. इंस्टाफोन, जो पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में पायनियर कंपनी थी, अपने आप को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग ना कर सका और रफ्ता रफ्ता नज़रों से ओझल हो गया। 2008 में पाकटेल को चाइना मोबाइल ने ख़रीद लिया और 1 अप्रैल 2008 में पाकटेल जोंग में तब्दील हो गया। 2008 में पाकिस्तान दुनिया की तीसरी सबसे तेज़ी से फैलती हुई टेली कम्युनिकेशन मार्केट थी। फिक्स लाइन और मोबाइल नेटवर्क्स में गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रामाई तौर पर बेहतर हुआ। नेटवर्क की तरक्की में मदद के लिए पूरे मुल्क में फाइबर सिस्टम बनाए गए। मोबाइल टेलीफोनी में बड़ी तरक्की प्रोफेसर अताउर रहमान, जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर थे, की जानिब से उठाए गए 2 इक़दामात से शुरू हुई। पहला कदम कॉलिंग पार्टी पे यानी CPP निज़ाम मुतारिफ कराना था, जिसके तहत मोबाइल फ़ोन पर कॉल्स
वसूल करने वाली पार्टी की तरफ से कोई चार्जेस अदा नहीं किए जाने थे। दूसरा, हुकूमती मिल्कियती मोबाइल फ़ोन कंपनी के तौर पर यूफोन का आगाज़ था, जिसके मुसाबिकती कॉल रेट की वजह से मार्केट में मजबूत मुकाबला हुआ। इन दोनों इक़दामात के बाइस मोबाइल फ़ोन आवाम में तेज़ी से पेनिट्रेट हुआ। पाकिस्तान की तारीख में सन 2014 वो तारीखी साल था जब मुल्क में 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी से यूज़र्स अपने मोबाइल से बर्क रफ्तार इंटरनेट इस्तेमाल करने के काबिल हो गए थे। अगरचे पाकिस्तान में नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज की ऑक्शन बहुत देर से हुई, लेकिन ये किसी इनकलाब से कम न थी। जोंग पाकिस्तान की वो पहली मोबाइल फ़ोन कंपनी थी जिसने 3G और 4G लाइसेंस हासिल किया। मोबिलिंक, यूफोन और टेलेनॉर ने 3G लाइसेंस हासिल किए। वारिड टेलीकॉम ने बिडिंग में हिस्सा नहीं लिया। बाद में टेलेनॉर और यूफोन ने बिल तरतीब 4G लाइसेंस एक्वायर किए। अब इन दोनों नेटवर्क के पास 3G और 4G की सहूलियात मौजूद हैं। 2015 में वारिद ने 4G लाइसेंस हासिल किया। 2016 में मोबिलिंक और वारिद टेलीकॉम एक एग्रीमेंट पर पहुंचे, जिसके तहत अगले एक साल में इन दोनों कंपनीज का मर्जर हुआ और मोबिलिंक को रीब्रांड करके जायज़ कर दिया गया। अब मोबिलिंक के यूज़र्स वारिद टेलीकॉम के 4G स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि वारिद के यूज़र्स मोबिलिंक के 3G स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर सकते थे। अब लोगों के लिए ये बहुत आसान हो गया था कि वो ऑन द गो अपने स्मार्टफोन के ज़रिए पूरी दुनिया से कनेक्टेड थे। व्हाट्सएप और फेसबुक ऐप से लोग सोशलाइजिंग के मज़े ले रहे थे। ट्विटर के ज़रिए माइक्रो ब्लॉगिंग और सेलिब्रिटीज़ से कनेक्टेड थे। लिंक्डइन के ज़रिए अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को और मजबूत कर रहे थे। बैंकिंग ऐप्स ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को मज़ीद आसान कर दिया था। स्मार्टफोन हर घर की और हर फर्द की ज़रूरत बन चुका था। 2021 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक ट्वीट में आगाह किया कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सार्फिन की तादाद बढ़कर अब 18 करोड़ 80 लाख हो चुकी है। 2001 में ये तादाद सिर्फ 3 लाख थी। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की आबादी के 85% मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। 2021 तक आईफोन ऐप स्टोर में 1.96 मिलियन ऐप्स डाउनलोड के लिए मौजूद हैं, जबकि गूगल प्ले स्टोर में ऐप्स की तादाद 2.87 मिलियन है। ये तवक्को की जा रही है कि 2023 तक मोबाइल ऐप्स 935 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल करेंगी। स्मार्टफोन ने लोगों को इनेबल कर दिया है कि वो अब अपने बिजनेसेस को मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए रन कर रहे हैं। इन ऐप्स ने बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन में मिडिल मैन के किरदार को यकसर ख़त्म कर दिया है। ज़िंदगी के हर शोबे में आसानी पैदा हो गई है। दराज.pk, ईलो, गो लूट लो, अमेज़ॉन और इन जैसी ऐप्स ने शॉपिंग के मायने तब्दील कर दिए हैं। एयरलिफ्ट एक्सप्रेस, फूड पांडा ऐप्स ने ग्रॉसरीज और ऑनलाइन फूड ऑर्डर और डिलीवरी को आसान कर दिया है। करीम, ऊबर, बाइकें जैसी ऐप्स ने आमद और रफ्त को सहल कर दिया है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बदौलत ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफिसेस और दीगर ज़िंदगी के मामलात को बखूबी निभाया गया। दुनिया पहले से ज़्यादा कनेक्टेड और लोग कोलैबोरेटिव हो गए। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आइंदा आने वाले सालों में स्मार्टफोन से दुनिया में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी या स्मार्टफोन की एडवांस शक्ल क्या होगी, लेकिन इतना वसूख से कहा जा सकता है कि इस जादुई डिवाइस के मज़बूत इस्तेमाल से ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद मिलेगी।